तुम दिखो नहीं, इतना गुस्सा तो नहीं चलेगा, तुम शांत रहना सीखो, सहना सीखो। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट पुराने जनरेशन में तो भरा जाता था ये। फिर क्या आप सप्रेस करके तो कैसे जियोगे, रिश्ते कैसे निभाओगे? मेरे सामने ऊंची आवाज में ना बोलो, गुस्सा आ जाएगा। जीवन में याद रखिएगा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, असलियत में आप गलत मूल्यों के साथ जी रहे हैं। याद रखिएगा, जजमेंटल होना बेहद जरूरी है अगर आप बाहर की सेंसेस को एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति पर। जी हाँ, कैसे आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी लाइफ बदल सकता है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जजमेंट जो लोग देते हैं वो कितने सही होते हैं, क्या जजमेंट देना सही है, क्या किसी सामने वाले को जज करना सही है। और साथ ही हम बात करेंगे उन लोगों पे भी जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा जो फीलिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए या उसको सही जगह लगाना चाहिए। सारी चीज़ों के आज आपको जवाब मिलेंगे। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, राम वर्मा जी, NLP कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच हिला जी, सो नाइस ऑफ यू। आज ना मैं आपसे कुछ जीवन के ऐसे मंत्राज लूंगी जो कि हमारे दर्शकों के लिए बड़े सही साबित होंगे, उनको बहुत एक रास्ता दिखाएंगे, कारगर साबित होंगे। तो पहला जीवन का मंत्रा होगा कि कैसे आपके विचार आपका जीवन बदल सकते हैं, इनफैक्ट आपका लाइफ भी, आपका प्रोफेशनल, पर्सनल एंड ऑफ कोर्स हेल्थ, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि पैसा आ गया, स्टेटस मिल गया, अब सेहत ही अच्छी नहीं है तो क्या करोगे इस पैसे और स्टेटस का। तो क्या वाकई में जो हमारे यहाँ होता है वो हमारे यहाँ दिखता है? एग्जैक्टली, पूरी तरह से 100%। याद रखिएगा, आपके एक एक थॉट के साथ आपका नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है। आपके एक एक थॉट को आपकी नर्वस सिस्टम, यानी कि आपकी नर्व्स आपकी ग्लैंड्स तक ले जाते हैं, जिसको आप एनर्जी चक्रा कहते हैं और जिसके ऊपर हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया है। हर एक थॉट आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, जिसको आप क्राउन चक्रा कहते हैं, आपकी पिनियल ग्लैंड को, आपकी थाइमस, आपकी थायराइड और आपकी एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है या उनको बर्न कर देती है। हर एक थॉट का अपना एक हार्मोन होता है। थॉट सिर्फ विचार नहीं है, वो एक केमिकल है। आपके शरीर में वह केमिकल आगे बनकर बायोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप ये सिंपल शब्दों में समझें, हर एक आदमी को समझना चाहिए। जैसे यहाँ टेंशन आती है, कई बार आपको डर लग रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपके कई बार ऐसा लगता है कि आपके पेट में बटरफ्लाई शुरू हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि आप कांप रहे हैं। यह थॉट आपके पूरी बॉडी में कैसे चला गया, ये तो इतना तो विजिबल है। आपके पेट के अंदर जितने भी सेंसर है, जिसको हम एंडोक्रीन, एंटेरो एंडोक्रीन सेल कहते हैं, जिनको सेंसर कहते हैं, वो अपने गलत तरीके के हार्मोन आपकी आंतों से भर देते हैं, जिसका कारण आपको IBS होता है, मोटापा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। आपकी स्पाइन में अलग तरह की चिल शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं, या तो मैं ठंडा पड़ गया। हर विचार आपके पैसे को, हर विचार आपके जीवन को, आपकी उम्र को, हर आपकी सेहत को हर पल प्रभावित कर रहा है। सही बात तो यह है कि 1970 में एक किताब लिखी गई है, या एक टेक्निक आई है जिसका नाम एपिजेनेटिक्स है। एपिजेनेटिक्स के डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के बारे में आप सब जानते हैं। हम सब लोग, पहले ये माना जाता था कि हमारी सारी बीमारियां या अधिकांश बीमारियां जेनेटिक हैं। अब ये पता चला है कि जेनेटिक बीमारी तो हमारी 1% भी नहीं है, और हर पल हम अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, जीन को नहीं बदल सकते। आप यूँ समझिए कि एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड नहीं बदला जाएगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर आप हर बार मिटाकर नई चीज़ लिख सकते हैं। यानी कि आप अपने जीन को प्रभावित कर सकते हैं हर एक थॉट के साथ। हर थॉट आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलता है। और उस जीन में अगर आपने कंगाली लिख दी, उस जीन में आपने अमीरी लिख दी, उस जीन में आपने फ्रस्ट्रेशन लिख दी या फ्लेक्सिबिलिटी लिख दी, उसमें प्यार लिख दिया या अकेलापन लिख दिया, ये तो आपके ऊपर है। इसलिए विचार तो आपको हर पल बदलते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं या फिर बदलते रहते हैं। सर, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। मुझे अभी थोड़े टाइम पहले एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई थी। तो डॉक्टर्स ने बोला था ऑटो इम्यून है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम ही आपके खिलाफ काम कर रहा है, ये कभी ठीक नहीं होगी, बस आप लाइफस्टाइल ठीक करके और दवाई लेके आपको लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम। जस्ट उसके थोड़े से महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो वो दवाई ऐसी थी कि अगर आप लोगे तो आपके एम्ब्रिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे में भी जाएगी और बच्चे का थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि मुझे हाइपरथायराइड हो गया था, मैं बिल्कुल सूख गई थी। तो आई वाज लाइक नहीं, मैंने साफ मना कर दिया कि चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, पर मैं बच्चे तक तो ये नहीं जाने दूंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी।
एंड यू वोंट बिलीव कि नाउ आई एम फुल्ली क्योर्ड। मुझे वो ऑटो इम्यून नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक इंटेंशन डाली थी कि मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल हेल्दी पैदा करना है, नो मैटर कि मेरे को फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। दवाई मैंने नहीं खाई एंड नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। यहाँ पर आपने साइंस बताई है, ये साइंस बहुत पुरानी है। जब भी आपके पास एक ग्रेटर पर्पस होता है तो आपका माइंड उस ग्रेटर पर्पस को, उस बड़े पर्पस, उस बड़े उद्देश्य को अपनी बॉडी को बताता है और उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। 1971 में इजराइल में अचानक डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी और वो हड़ताल 8 से 9 महीने चली थी। सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल थे सरकारी नौकरों के लिए या फिर आर्मी के लिए, अच्छा, डिफेंस पर्सनल के लिए, आम जनता के लिए नहीं। कुड यू बिलीव कि इन 8 महीनों में वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा? सही बात तो यह है कि उन 8 महीनों में बाकी समय के को देखते हुए जो मृत्यु दर थी वो 86% कम थी। जब आपके माइंड को पता होता है कि उसको जीना है और इस तरह से जीना है तो आपकी सेल उसे फॉलो करने लगती हैं। याद रखिएगा, यह आपके शरीर का एक बहुत बड़ा और माइंड का एक बहुत बड़ा गुण है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे इस सिचुएशन में जीना है तो आपकी बॉडी उसी तरह से अपने आप को ढालना शुरू कर देती है। यह भी तो आपका एक विचार ही हुआ। हाँ बिल्कुल। तो जो यहाँ भेजोगे वही यहाँ दिखेगा, पूरी तरह से दिखेगा। याद रखिएगा, आपका मोटापा शरीर में नहीं है, दिखाई शरीर में दे रहा है। जो कैंसर है वो शरीर में नहीं है। आप किताबें पढ़ के देखिएगा, वो सारा का सारा माइंड में है। 78% से अधिक लोगों को जो कैंसर पाया गया है, उन लोगों को पाया गया है जिन्होंने अपनी वर्दीनेस को खो दिया, लायक होने की फीलिंग को खो दिया, क्योंकि उनके पास या तो डिग्निटी गई, उनके पास फिजिकल कोई अब्यूज हुई है, या उनके पास जीने का कोई लक्ष्य नहीं रहा, या उन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया और उसके बाद एक थॉट आया कि अब मैं जी कर क्या करूँगा। इसीलिए ऐसे गाने मत सुनिए जहाँ पर आप ये रोने धोने के सेंटेंस आते हो, जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करेंगे। मत गाइए ये, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। मत गाइए यार, ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किसी दिन इस जीवन को कोरा कागज बना कर रख देगा और आप अपॉर्चुनिटी को सामने देखेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा है वो ये है कि मेरा जीवन कोरा कागज रहना चाहिए। इसलिए आप अपने विचारों के प्रति सावधान हो जाएं। मैं एक चीज़ और बता रहा हूं आपको, आपके विचार कभी आपके नहीं होते। मेरे मेंटोर कहा करते थे, इनके प्रति सजग रहिएगा। अगर आपको कोई विचार आया है तो इस समय यूनिवर्स में किसी ने ये विचार प्रोड्यूस किया और आज तक आया है, या फिर अगर ये आपने प्रोड्यूस किया है तो ये किसी तक जरूर जाएगा। इसलिए किसी का भला जरूर सोचिएगा लेकिन बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि उस तक ये विचार पहुंच जाएगा तो फिर आप ये कहेंगे मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। नहीं, आप इंटरनल वर्ल्ड में वही एनर्जी ईथर के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे हम 100th मंकी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ये पाया गया कि एक विचार अपनी प्रजाति के दूसरे लेवल पर कैसे पहुंचता है। मैं आपको एक छोटी सी 2 कहानी सुनाता हूँ और ये दोनों कहानी साइंटिफिक है और यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कितना कमाल है हमारे विचारों का, और इनके प्रति हम सजग ही नहीं रहते। हम ये तो देख लेते हैं कौन से हीरो की कौन सी मूवी आई है, किस हीरो का किस हीरोइन के साथ शादी ब्याह चल रही है, लेकिन कभी हम ये देखते कि हमारे अंदर कौन सी मूवी चल रही है। मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले लंदन में जो पैकेट से कोई सामान दिया जाता था घरों के सामने, कई बार आप अपने घर के सामने सुबह नहीं उठते तो आप एक थैला टांग देते हैं कि भाई इसमें रख के चला जाएगा दूध वाला। वहाँ पर कुछ चिड़ियाओं को आदत पड़ गई कि उनमें वो छेद करके चोंच से उस खाने को खा लिया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फैसिलिटी बंद हो गई कि भाई हम किसी के घर पर कोई आदमी नहीं दे सकता, और ये 4 साल तक कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं दी गई। तब तक उन चिड़ियाओं की नई जनरेशन आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही 4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, 5 साल के बाद अचानक वो बिहेवियर ज्यों का त्यों देखा गया। वो बिहेवियर उनके जीन में जा चुका था। इतना ही नहीं, जब भी हम अपनी पूरी प्रजाति को विचारों से बदल सकते हैं। 1950 में 1950 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, कभी भी आप उसे गूगल कर सकते हैं। उसका नाम है 100th मंकी सिंड्रोम, 100वें बंदर का लक्षण। इसका क्या है ये?
पता नहीं नाम क्या है, पर इसको मैं बताता हूँ हुआ क्या था। जापान में एक टापू है, टापू आप समझ सकते हैं? हाँ जी टापू। सराउंडेड विद वाटर, सी, जिस पर कोई और नहीं, कोई एक्सेस है, और आइलैंड बोलते हैं उसको। छोटा सा आइलैंड था, तो वहाँ कुछ बंदर रहा करते थे। बंदरों के पास खाने के लिए फ्रेश फ्रूट थे और वो अपना जीवन बढ़िया तरीके से जी रहे थे। और बंदरों की एक पर्टिकुलर प्रजाति वहाँ थी, एक पर्टिकुलर स्पेसीज वहाँ थी। बंदरों के बिहेवियर को चेक करने के लिए साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक गेम खेला कि वहाँ पर कैमरे फिट कर दिए और वहाँ से उनके फ्रेश फ्रूट हटा लिए कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तोड़ दिए गए, जो खाने लायक थे वो नहीं रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो एक मदर मंकी, सुबह का वक्त है, कि अपने बच्चों के साथ रो रही थी, चिल्ला रही थी, भूख के कारण परेशान थी। तभी एक बेबी मंकी उठता है और वो उसने अचानक ग्राउंड को खोदना शुरू किया और वहाँ उसको कुछ स्वीट पोटैटो मिले, जिनको हम शकरकंद कहते हैं, लेकिन वो मिट्टी में सने हुए थे। एक बच्चे ने उसे उठाया, खोदा, वो उठाया, देखा तो इसे खाया नहीं जा सकता, तो वो पानी तक गया, पानी में उसने धोया, खाकर देखा तो उसने लगा कि ये खाया जा सकता है। उसने सभी भाई बहनों को ट्रेंड कर दिया। कुछ 1 मिनट में सभी बंदरों ने ग्राउंड से इन शकरकंद को निकालना शुरू किया और खाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप कहेंगे कि सर कोई भी बंदर इस कला को सीख सकता है, क्योंकि वो नकल करना जानते हैं। कमाल की बात ये हुई इला कि यहाँ से 700 मील दूर दूसरा आइलैंड है। 700 मील का मतलब है करीब करीब 900 किलोमीटर्स, राइट। और इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। और उस टापू पर अभी भी फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हैं। वहां पर एक नहीं, कई प्रजाति के बंदर हैं। वहां पर शकरकंद भी अवेलेबल पहले से ही थे, लेकिन अब तक किसी बंदर ने वो शकरकंद नहीं खाए थे। लेकिन वहां पर अचानक एक चीज देखी गई इस एक्सपेरिमेंट के बाद, कि वो प्रजाति जो इस टापू पर थी, उस प्रजाति के बंदरों ने उसी तरह से अचानक उन शकरकंद को निकालना शुरू किया। उसी तरह से वो पानी तक गए और उसी तरह से खाना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी। और याद रखिएगा, यहीं से एक वर्ड आया है जिसको आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसीलिए कई बार आपको अपने परिवार की, कुनबे की वैल्यूज को पूरा पढ़ाया जाता था नानी के द्वारा, दादी के द्वारा, ताकि आप भाई के साथ जुड़े रहें। एक वैल्यू रहेगी तो इसे हम नॉन डुअलिटी के एक्शन से भी जोड़ सकते हैं। जब आप इंटरनल वर्ल्ड में एक ही एनर्जी के साथ होते हैं, तो आप कई हजार किलोमीटर दूर होकर भी जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसलिए आपके विचारों का बेहद बेहतरीन तरीके से उनको ट्रेंड करना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बचपन में इन विचारों को डालना बच्चे के दिमाग के अंदर। What about emotions, सर? इमोशंस पे थोड़ा सा बात करते हैं। एक सबसे बड़ा इमोशन जो कि सबको खराब लगता है वो है गुस्सा करना। तो क्या गुस्सा करना जो इमोशन है वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि आप इस गुस्से को खराब क्यों बता रहे हो। सबसे पहली प्री लैंग्वेज जो हमारा बिहेवियर होता है ना इला, जब बच्चा पैदा होता है उसके पास सिर्फ 2 बिहेवियर होते हैं। रोना, एक गुस्सा करना। गुस्से करने में वो रोएगा या आपको पैर मारेगा। उसे कोई मतलब नहीं, तुम माँ लगती हो, तुम उसे फीड करोगी, पर गुस्सा आएगा तो वो आपको अटैक करेगा। और दूसरा उसके पास प्यार है। और प्यार बेसिकली जब भी उसे आता है तो वो आपको किस करेगा, हग करेगा, आलिंगन में लेगा, हंसेगा आपकी तरफ को, टच करेगा। याद रखिएगा, इन दोनों में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग है, वो टच की है। यानी कि जब हमें गुस्सा आता है तब भी हम टच करना चाहते हैं किसी को, और जब प्यार भी। तो याद रखिएगा, जो आदमी के जो पहले 2 गुण हैं उसमें गुस्सा करना और प्यार करना दोनों में बराबर ले सकते हैं कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। तो पहले तो इसे आप गलत ना समझें। यह आपकी एक अभिव्यक्ति है, यह आपका एकमात्र एक्सप्रेशन है। कई बार जो लोग गुस्से को दबाए रखते हैं, इन लोगों को मैं बहुत लाइक नहीं करता हूँ। इन्हें हम डिफेंसिव ऑपरेसर कहते हैं। यानी कि आपने इस इमोशन को दबा लिया है। यानी कि आपके अंदर एक व्यक्तित्व है जो इस समय एक्सप्रेस करना चाह रहा था अपने गुस्से को, पर आपने उसे दबा लिया है। तो यू आर नॉन वायलेंट नहीं है, अब आप वायलेंट हैं। आप अहिंसक नहीं है बल्कि हिंसक हैं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ इमेज को मारा है। सवाल यह है कि अब गुस्से को हम हैंडल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि रिश्तों में गुस्से का एक अलग तरह से पॉइजन या विष भर जाता है। सबसे पहली तो बात यह है कि इस इमोशन को समझने की जरूरत है। यह आपकी प्रीमिटिव, या फिर आप कहें कि यह देवीय, डिवाइन एक इमोशन है। पहले तो इससे आप डरे मत कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं खराब व्यक्ति हूँ। यह समाज के द्वारा दिए गए लोगों का आपके प्रति एक डिस्टोर्टेड वर्जन है। यह उनका बेसिकली छोटा दृष्टिकोण है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ह्यूमन बिहेवियर में सबसे पहला जो बिहेवियर है ही गुस्सा।
तो अब सवाल उठता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं तो इस गुस्से को अगर हम सप्रेस करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियां, IBS जैसी बीमारियां, माइग्रेन जैसी बीमारियों को लेकर हम बड़े होते रहेंगे। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब है, इसीलिए याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रीमिटिव एज में, यानी कि जब तक कोई दवाई नहीं बनी थी, कोई आयुर्वेदा नहीं बना था, कोई होम्योपैथी नहीं बनी थी, एलोपैथी तो अभी 17वीं शताब्दी के बाद, 16वीं शताब्दी के बाद आई है, तब सिर्फ एक ही दवाई हुआ करती थी और वो दवाई होती थी कैथारसिस। कैथारसिस का मीनिंग होता है रोना। हंसना नहीं, रोना। अभी भी कराते हैं सर ये? अभी भी कराते हैं, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि इसे कराने के लिए भी हमारे पास ना मेंटोर्स हैं, ना वो गुरु हैं, और ना ही लोगों को पता है। मैंने 2 बैच में इस कैथारसिस को कराया है, जहां पर मैं कहता था कि आज रो, दिल खोल कर रोएंगे। हम क्या हो गया कि हम अपनी इमोशंस को, ग्रीफ की इमोशंस को, कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, इतने हम सोशल हो गए, इतने सिविलाइज्ड हो गए कि हम रोना भी नहीं चाहते, कोई हमें देख ना ले। कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, ब्रेकअप हो गया है, उन्हें कोई नार्सिसिस्ट मिल गया है जीवन में, जो ड्रामा कर रहा है उनकी लाइफ में, परेशान कर रखा है। मैं एक ही बात कहता हूँ, रोने को मन कर रहा है? वो कहते हैं सर बेहद। रोते क्यों नहीं? अगला सवाल सुनिएगा। एक बहुत बड़ी टीवी एंकर ने मुझसे बोला कि राम सर, रोने को तो बहुत मन करता है, पर रोऊं कहाँ जाकर? डब्बे से मकान है, दूसरे कमरे में फादर है, यहाँ पर माँ बैठी है, वो मेरे आंसू को नहीं देख पाते, तुम रोने की बात करते हो। एग्जैक्टली आज हमारे पास वो जगह नहीं है, वो आश्रम नहीं है, हमने उनका भी कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, अपनी तरह से चला रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसे गुरुकुल की ज़रूरत है जहाँ पर आएँ। मैं सिर्फ कि आज तुम सिर्फ 3 दिन रो के चले जाओ और अगले 3 महीने नहीं, 3 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि आप सप्रेस्ड के लिए पड़े गुस्से को। अब हम गुस्से की भी बात करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है, उस समय आता है जब आपकी कोई मानव मूल्यों को, इंटरनल मूल्य, जो आपकी इंटरनल वैल्यूज हैं, जब भी उनको कोई स्पॉइल करता है। आपकी मानव मूल्य है कि मुझे कोई ऐसे ना देखे, और जैसे वैसे देखेगा तो इमीडिएटली आपका माइंड कहेगा ये गलत है, चिढ़ हो जाएगी, क्योंकि आपने एक अपने मूल्यों का निर्धारण किया हुआ है। मेरे सामने ऊंची आवाज में ना बोलो, गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना? आपने मूल्य बना रखे हैं, आपने मूल्य बना रखे कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, और उसमें अचानक कोई आदमी आता है, उसने वहाँ की जगह यहाँ शूज निकाल दिए, इसी बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने अपने मूल्य बना रखे हैं। जीवन में याद रखिएगा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, असलियत में आप गलत मूल्यों के साथ जी रहे हैं। आपने मूल्य, मैंने एक अपना रूल बना लिया कि जब भी मैं हॉर्न बजाऊंगा तो रिक्शा वाले को हट जाना चाहिए, और नहीं हटेगा तो मैं उसके बगल में आऊंगा और 4 गाली दूंगा। समझ गए ना? इसका मतलब है कि मैंने एक अपना रूल बना रखा है। कमाल की बात यह है कि जितने भी आपके रूल हैं वो सारे के सारे आपके पर्सनलाइज्ड हैं और डिस्टोर्टेड हैं, वो रियल नहीं है। पहली तो बात है भाई, आपने पूरे शहर के रिक्शाओं वालों को आपने एक पार्टी दी थी कि बुलाया था 5 स्टार होटल में कि देखो जब भी मैं हॉर्न बचाऊंगा आपको बचना है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं मैंने बताया। तो जब आपने अपने मूल्यों को नहीं बताया, अपनी वैल्यूज को नहीं बताया, अपने रूल्स को नहीं बताया, तो दूसरा आदमी उस रूल्स को तो कैसे नहीं तोड़ेगा? सही बात है। और यही तो हमारे रिश्तों में गड़बड़ हो रही है कि हम ये मान लेते हैं कि राम वर्मा को ऐसे बिहेव करना चाहिए, इला को ऐसे बिहेव करना चाहिए। न इला राम वर्मा को बताएंगे, ना राम वर्मा किसी और को बताएगा कि भाई तुम्हें बिहेव करना चाहिए, और फिर हम मान लेते आई एक्सपेक्टेड यू टू डू इट, अदरवाइज आई विल बी एंग्री। और याद रखिएगा, आप किसी आदमी के ऊपर एंग्री नहीं होते। एंगर आपके अंदर भरा पड़ा है, सप्रेस्ड भरा हुआ है। आप तो सिर्फ एक ट्रिगर ढूंढते हैं, एक आउटलेट ढूंढते हैं। गुस्सा करना बहुत डिवाइन है। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो इंटरनल वर्ल्ड में आपकी इमोशंस आपको मार देंगी। लेकिन गलती है कि जो रेस्पॉन्स है आपका वो गलत है। वो गलत है कि आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं। उस समय आप जाकर किसी अनाथालय में 4 बच्चों को भी तो हक कर सकते हैं। आप किसी वृद्ध आश्रम में जाकर बूढ़े लोगों के पैर भी तो दबा सकते हैं, उनके कंधे भी तो दबा सकते हैं, उनका माथा भी तो दबा सकते हैं गुस्से में। रेस्पॉन्स आपके हाथ में है। इमोशन का जो आउटबस्ट है वो नेचुरल है, वो नहीं रुकेगा आपसे। अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डिफेंसिव ऑपरेसर हैं। मैं कितना भी आप कह लें कि कितने ज़हन आप बने बैठे हैं 21वीं शताब्दी में, मैं मान ही नहीं सकता। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। आप खाना खाएंगे तो आपको पेट साफ करना ही है अगली सुबह।
अगली सुबह नहीं तो शाम तक करना ही करना है। पर सर फिर क्यों एक पर्टिकुलर जेंडर, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, उनको क्यों बचपन से सिखाया जाता है तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम देखो नहीं इतना गुस्सा तो नहीं चलेगा, तुम शांत रहना सीखो, सहना सीखो। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट पुराने जनरेशन में तो भरा जाता था ये। फिर क्या आप सप्रेस करके तो कैसे जियोगे, रिश्ते कैसे निभाओगे? याद रखिएगा, ऐसे में अगर आप इस वैल्यू को लेकर जी रहे हैं तो भी तो आप खुद के प्रति अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक हो चुके हैं, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को टूटते हुए देख रहे हैं और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ये डी एक्सप्रेशन यही तो है। डिप्रेशन की पूरी फॉर्म डिप्रेशन नहीं है, डी एक्सप्रेशन है। यानी कि जहां मुझे एक्सप्रेस करना था। बच्चा क्यों बड़ा होता है? बच्चा क्यों, आपने कभी देखा है किसी बूढ़े आदमी को तेज भागते हो हर काम में, और आपका जब बच्चा बड़ा हो रहा होगा हर बात की वो दौड़ेगा, वो दौड़ना चाहेगा। वो अगर कोई घर में मेहमान आएगा तो धीरे कहा अंकल पानी पियोगे, और वो दौड़ के जाएगा, पानी भी तोड़ के लाएगा। आप कहेंगे अरे भाई दौड़ मत, पानी गिर गया सारा। अच्छा, वो आपसे कहेगा कि मम्मी मैं ही हार जाऊंगा पर मेरे साथ खेलो। आप कहोगे यार कितनी एनर्जी इसमें, क्यों पता है उसमें अंदर क्यों एनर्जी है? क्योंकि वो दोनों इमोशन को एक्सप्रेस करता है, रोता भी है और हंसता भी है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, और फिर सामाजिक आप ये जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, नॉलेज दी जाती है, तुम महिला हो, तुम इस खानदान की हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। मैं आज आपको एक, आपने इस ऑथेंटिक बात करने की बात करी ना मेरे साथ, जेन्युइन, मैं किस समाज से आता हूँ, मेरी बिरादरी क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस चीज को मेरे माइंड का कोई थोड़ा सा पार्ट जानता है। मेरी बॉडी की सेल्स नहीं जानती कि मेरा धर्म क्या है। उन्हें भूख लगेगी तो लगेगी, सही बात है। उसके अंदर गुस्सा आएगा तो आएगा। याद रखिएगा, यह जो आपको मानसिक रूप से आपको ज्ञान दिया जा रहा है, यह जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी जहां पर आपका सबकॉन्शियस बसता है वह भी जानता हो। उसकी अपनी डिमांड रहेगी, वो अपनी भूख को महसूस करेगा, वो अपने साइकिल पर आएगा। इसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन क्योंकि हम समाज में सामाजिक कर्तव्यों को और सामाजिक रूल्स को लेना शुरू कर दें, इसलिए हमें समाज के अनुसार ट्रेंड किया जाता है। हमें वो रूल्स सिखाए जाते हैं ताकि आप असामाजिक ना हो, प्रो सोशल रहें, न कि एंटी सोशल रहें, ताकि सोसाइटी के रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल, जीने के रूल्स सबके साथ आपका भी समन्वय हो जाए। भले ही आपको अपने आइडेंटिटी का कुछ एक हिस्सा दबाना पड़े, मारना पड़े, या उन वैल्यूज को दफनाना पड़े जिनको आप जीना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती। हम झूठ मूठ में हंसते हैं पार्कों में जाकर। बच्चे को जरूरत नहीं है, एक शिशु हंस देगा। आपका बच्चा शिशु 413 बार हंसता है एवरेज। अच्छा। और आप 13 बार पूरे साल में नहीं हंसते हो। इसीलिए उसके पास एनर्जी है, प्लेफुल जोन है। इनफैक्ट सर, मेरा बच्चा तो अगर मैं बताऊं, वो कोई सब्जी वाले भैया भी आएंगे ना, स्विगी वाले भैया भी, तो अगर मैं उनको गोदी में जाऊंगी तो उनको देख के ही हंस देगा। और हम देखिए, हम रोज ऑफिस आते हैं, रास्ते में कितने लोग मिलते हैं, देख रहे होते तभी भी इग्नोर मार देते हैं, अच्छा ठीक है इनको नहीं जानते, कोई नहीं हंसेंगे, नहीं स्माइल देंगे। कितने हम बड़े होके अजीब से हो जाते हैं। अजीब ही नहीं, बड़े अजीब वो गरीब हो जाते हैं। मैं तो गरीब भी हो जाते हैं। मान लेते हैं पूरे दिन आपके घर में पार्टी है, आप अपने फ्रेंड के गए या आपने अपने घर फ्रेंड को घर पे बुलाया, पूरे दिन आपको पार्टी दे रही है, उसको खाना चल रहा है, डांस कर रहे हैं। अचानक एक आदमी, मान लेते कॉफी लेकर आया एक वेटर, और कॉफी उसकी साड़ी पर गिर गई। पता है क्या बोलेंगे वो? You have spoiled my day. Yes, yes. अरे भाई, he has not spoiled your day. He has spoiled only a part of your sari and a part of the time. Exactly. आपने क्या बोला? You have spoiled my day. जीवन में क्या हुआ कि आपने छोटी चीज को इतना बड़ा जनरलाइज कर रखा है। बहुत बड़ा। ठीक है ना, आपको बर्थ बढ़िया नहीं मिली, आई एम अनलक्की। ठीक है ना, आपके पास पैसा नहीं आया, आई एम वेरी अनलक्की। ठीक है ना, किसी ने आपको 2 बार धोखा दे दिया, दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल। अरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं। आप इस साड़ी को अभी धो लो, फिर डांस करना शुरू कर दो। ही हैज स्पॉइल्ड नो डाउट फॉर ओनली 5 मिनट्स। तो आप पूरा दिन क्यों कह रहे हो? और आपने उसको भी बैड ट्रिप दी और खुद भी लिया। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने सोचने का ही तरीका इतना डिस्टोर्ट कर दिया है कि आप यही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। प्लेफुल पहली चीज है जीवन में, सबसे बढ़िया लाइफ जीनी है तो बी प्लेफुल। कोई कार ठोक दे पीछे से तो मुस्कुराओ, भैया ठोक दी, मैं तो 3 महीने पहले निकलवा के लाई थी, बड़े दिन लगा दिए यार तूने तो,
चल अपना ध्यान रखना, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा यार क्या करे। अब या तो आप लड़ो उसके नीचे जाके, ठीक है ना, लड़ोगे तो मारपीट होगी, एक अस्पताल में जाएगा और एक पुलिस ऑफिस में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मिलेगा कुछ नहीं। तो दुनिया को स्वीकार करिए, वो ऐसे ही करेगी, किस दिन आपको गले लगाएगी और किस दिन आपका गला काटेगी। जिस दिन गले लगाए उस दिन भी ज्यादा खुश मत होना, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल फॉर मी, समता भाव रखिए, विपස්සना। और जिस दिन वो आपको गला काटे उस दिन भी मुस्कुराइए धीरे से जाकर, द वर्ल्ड इज लाइक दिस, आई एक्सेप्ट इट। फिर अपने जोन में आ जाइए बच्चे की तरह, कि अभी लड़ा था जिसके साथ, अभी फिर क्या लगा चलो खेलते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो खेलना ही है यहाँ पर। एक और परेशानी, जैसे गुस्सा एक परेशानी है ना लोगों के लिए, समझ लिए उन्होंने, ऐसे ही एक जजमेंट, आजकल बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर दिया जाता है कि अच्छा ये ऐसा कपड़े पहना हुआ है, ऐसे होंगे, ये ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे होंगे, अच्छा ये इस गाड़ी से आए हैं तो इतने अमीर होंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक जजमेंट देना बहुत शुरू कर दिया लोगों ने, और हम डरते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या जज करेगा हमें। ये क्यों आ गया है सर, और इससे बाहर कैसे आए? यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो इस जजमेंटल वर्ड को हमने इतना डिस्टोर्ट कर दिया कि पता किसी को कुछ नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि कई बार हम कहते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई हमें जज तो नहीं कर रहा। मैं इन दोनों को दो अलग तरह के सेंटेंस ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर हेल्प करना चाहता हूँ अपने यूथ को, कपल्स को, जो इस चक्कर में अपनी जिंदगी के एक बेहतरीन खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। पहली तो बात, हम डरते रहते हैं कि कोई हमें जज कर रहा है। याद रखिएगा, आप जब भी इस सिचुएशन में जी रहे हैं कि कोई हमें जज कर रहा है, तो उस समय समझ लीजिएगा कि आप अपनी डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज को छुपाना चाहते हैं जो उसे देख रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इला, आप इस कहानी को सुनकर एक नए पैराडाइम को एंजॉय करेंगे लाइफ में। हम जीवन में कई बार सफलता इसलिए चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें कि मैं सफल हूँ। हम बड़ी कार कई बार इसलिए खरीदते हैं कि लोग हमारी तरफ देखें कि नाउ आई एम ऑल्सो सिग्निफिकेंट। कई बार हम बड़ा पैसा इसलिए कमाते हैं कि हम उसका दान नहीं कर रहे, बल्कि लोग हमसे डरना शुरू करें। हमारे अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक प्यार करने की जैसा मैंने बताया, और एक गुस्सा करने की। गुस्से से हम लोगों को डराते हैं, प्यार से नहीं डराते। तो गुस्से से हम हमेशा डराते हैं, तो वो गुस्सा कन्वर्ट हो जाता है कई बार, हमारे लगता है वो पॉजिटिव चीज़, लेकिन वो नेगेटिव ही चल रही है। कई बार हम पावरफुल इसलिए होते हैं कि एक एक को बदला सिखाऊंगा या बदला लूंगा। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सिर्फ कहानी 1 मिनट की है, और ये खलील जिब्रान की कहानी है, जो 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, और उनका मैं फैन हूँ। तो उन्होंने एक कहानी लिखी है। कहानी यह है कि उसमें 2 कैरेक्टर हैं। एक आदमी जा रहा है जंगल में, और जंगल में आप गांव में देखोगे तो किसान लोग वो लगा देते हैं डराने के लिए, एक घड़ा सा, एक छोटा मोटा सा पुतला बना देते हैं कौवों को डराने के लिए। उसे हम स्केयर क्रो कहते हैं, स्केयर क्रो कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों का संवाद है। अच्छा। इस संवाद ने मेरे जीवन को बेहद पूरी तरह से, या बढ़िया तरीके से कहूँगा, बदला है। आज मैं ये कहता हूँ कि इस संवाद में सिर्फ 3 लाइन है। तो वो आदमी उससे पूछता है बगल में खड़ा होके, ये एक फिक्शन है, ये मात्र एक कल्पना ही है उस आदमी की बात करने की। वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो जो पुतला है वो कहता है कि मैं स्केयर क्रो हूं। आदमी कहता है कि तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं लोगों को डराता हूं। आदमी ने कहा वही मैं करना चाहता हूं। पुतला कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम आदमी हो। वो आदमी कहता है क्यों, मैं लोगों को क्यों नहीं डरा सकता? पुतला कहता है उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। जब भी आपके पास पोजीशन बड़े होंगे और वो दूसरों को दिखाने के लिए हैं, अंदर से समझ लीजिएगा कि अभी आप अंदर से नहीं भरे हैं, आप खोखले हैं। नहीं तो आपको डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को सिर्फ डराने के लिए आप ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो अभी आप अंदर से खोखले हैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और ये तो विद्या ददाति विनयम, जब भी आपके अंदर कुछ बढ़ता है तो उतना ही विनय आता है आपके अंदर, उतना ही आप हम्बल हो जाते हैं, उतने ही आप ग्राउंड पर आ जाते हैं। जीवन में दूसरी चीज़ है कि जजमेंटल की बात है। जब लोग हमें जज कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ, समझ लीजिएगा कि मेरे अंदर की वो जो सेल्फ इमेज है वहाँ पर अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और एकदम से मैं देखूंगा ये मुझे देख रहा है, तो मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये इसका अपना नजरिया हो सकता है देखने का। राइट। तो एकदम से मैं देखो, मैं ठीक तो हूँ, भैया मुझे क्यों देख रहे थे तुम?
यानी कि मैं अनकंफर्टेबल हो गया, यानी कि मेरी सेल्फ इमेज पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। पहली तो बात यह है कि जब भी आप इंटरनल वर्ल्ड में कंफर्टेबल होंगे, कोई इमोशनल वुंड आपके पास नहीं होगा, भावनात्मक जख्म आपके पास नहीं होगा, लोग आपको देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आपको ऐसी वैल्यू दी गई है कि तुम्हें कोई देखेगा तो वो लोग खराब होते हैं, तो फिर आपने इन बिलीफ को ले लिया है, जबकि ये बिलीफ हो सकता है पूरी तरह से डिस्टोर्टेड हो या पार्शली डिस्टोर्टेड हो। दूसरी बात है जजमेंटल की। मैं आज आपको ये सामने अपने दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं कि सब लोग इसको समझें। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। जीवन में याद रखिएगा, जजमेंटल होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जजमेंटल नहीं हैं तो आप खतरे में हैं। लेकिन आपको जीवन में जजमेंटल भी नहीं होना है। यानी कि दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को लगाइए। ठीक है, कैसे? कैसे? जब आप अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में हैं, खूब जजमेंटल होइए। मेरे सामने इस समय यहाँ पर चिप्स भी रखे हैं, बिस्किट भी रखे हैं, पानी भी रखा। अब मुझे जजमेंटल होना है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मोटा होने की, बीमार होने की। तो मैं जजमेंटल हो जाऊंगा कि मुझे चिप्स नहीं खाने हैं, मुझे ये ट्रांस फैट नहीं खाना है। ठीक है ना? मेरे सामने गड्ढा आ गया है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या मैं जजमेंटल ना हूँ? होंगे भाई। मेरे बच्चे, आग सामने लगी हुई, यार मेरा बच्चा उधर को जा रहा है, वो अनभिज्ञ है इस चीज़ से, क्या आप एक मदर होकर जजमेंटल नहीं होंगी? दौड़ के भाग जाएंगे, आई मीन पकड़ लेंगे ना, उसको सेव कर लेंगे। जब आपके सामने बेकार का खाना रखा है, जजमेंटल क्यों ना हो? आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है जीवन में कि दिल्ली से जयपुर का रास्ता ये नहीं ये है, और आप कहते हैं कि यार इधर तो कहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो जजमेंटल होना है ना। तो जब भी आपकी आंखें खुली हैं, उस समय इसलिए आंखें खुली हैं, कान इसलिए दिए गए हैं कि आप जजमेंटल हो जाएं। नेत्र ही तत्व हों। नेतृत्व किसे कहते हैं? लीडरशिप अलग बात है, वो तो अंग्रेजों का है। भारतीय दर्शन में जाइए, नेतृत्व, जब आपके नेत्र खुले हों, यानी कि आपकी बाहर की सेंसेस खुले हों और यही आपका तत्व हो, यही आपको कोर छांट कर दे, तो आप नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं तो आप लीडरशिप की किताब पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जजमेंटल होना बेहद जरूरी है अगर आप बाहर की सेंसेस को एंजॉय कर रहे हैं। अगला सुनिएगा, और आपको कहाँ जजमेंटल नहीं होना है, और मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के एक नए लेवल पर ले जा रहा हूं। जब आप मेडिटेट करें, और मेडिटेट करते हुए जब आप अपनी पूरी बॉडी को साइलेंट कर लें, और उस समय आप अपने सांसों को देखें, या जो भी आपके मेंटोर ने आपको बताया है कि कहीं भी ध्यान लगाएं, उस समय आपके माइंड में छुपे हुए गुस्से के बहुत सारे पैटर्न, ग्रीफ के पैटर्न, अनवर्दीनेस के पैटर्न, गरीबी के पैटर्न, रिवेंज के पैटर्न, ईर्ष्या के पैटर्न बहुत आपके सामने आएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आएंगी जिस पे आपको गुस्सा आएगा, जिस पर आप दुख आएगा, क्योंकि जब आप शांत होंगे तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके मानस पटल पर उन पिक्चर्स को लाएंगे। उस समय आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर उस समय जजमेंटल हो गए तो मेडिटेशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि और खतरनाक हो गया, क्योंकि आपने वो दबी हुई इवेंट को और बड़ा कर दिया, क्योंकि अब उसमें उलझ गए हैं। यहाँ पर इसीलिए हमारे जितने भी मेंटोर और जैन और योगी कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपनी सांस पर ध्यान रखो, जो आ रहा है रोको मत, ना उसके साथ लड़ो, ना उससे भागो दूर कि मैं विचार को शून्य करना चाहता हूं, कभी मत करो, आने दो, जाने दो, आने दो, बस तुम जजमेंटल ना हो। यानी कि एक ऑब्जर्वर, दृष्टा भाव से उसे देखो, और दृष्टा भाव से जब आप देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, यानी कि तुम उससे अलग हो जाओ। बिकम एन ऑब्जर्वर, जद्दू कृष्ण मूर्ति जेके। और एक समय इससे भी परे आता है जिसको हमारे योगी नहीं पढ़ा रहे हैं, जद्दू कृष्ण मूर्ति पढ़ाकर चले गए हैं, कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप एक ऑब्जर्वर बनकर एक इवेंट को देख रहे हो, मेरे साथ बचपन में ये हुआ है, लेकिन यहां पर आप शांत हो और इमेजिन कर रही हो कि ये एक पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर चल रही है और मैं इससे अलग हूं। अब आप जजमेंटल नहीं है, तो यहां पर आप शांत हैं। शांत होती है आपकी बॉडी में जो आपकी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा उसके प्रति, तो जब भी आपकी बॉडी में किसी थॉट के प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो माइंड ये सोचेगा कि इसकी कोई इमोशन तो आ ही नहीं रही, लेट मी थ्रो इट अवे। वाओ, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी बॉडी को शांत करके बैठ जाओ, क्योंकि जो भी थॉट यहां आएगा आपकी बॉडी हिलेगी। अगर आपको मैं अभी भी कह दूं ना, घर पर ये हो गया हिला, एकदम से आप ये कह रहा क्या हुआ, अटेंटिव हो जाओ, और एकदम से नहीं वो यार किसी और को कहना था, ओ माय गॉड, शांत हो गए।
हर थॉट आपको हिला रहा है, और जो थॉट आप ही के फंसे पड़े हैं वो तो हिलाएंगे ना। लेकिन अगर आपने बॉडी को नहीं हिलाया और आप शांत रहे, ना सांसों को आपने हिलाया और आप सांसों पर पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो वो थॉट आएगा पिक्चर के रूप में। आपने उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं लिया कि मैं यहाँ विक्टिम हूँ, मैं यहाँ पर रिवेंजफुल हूँ, मैं यहाँ पर पीड़ित भाव में जी रही हूँ, कुछ नहीं। आप ऑब्जर्व करें और यहाँ पर इमीडिएटली वह माइंड का पार्ट, न्यूरॉन जो उस मेमोरी को रखे हुए था, वो कहेगा इसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, चलो इसे छोड़ देते हैं, और वो कुछ दिन के बाद वो मेमोरी नहीं आएगी और आप शांत हो जाएंगे। इसका नाम है नॉन जजमेंटल। और इसके भी पर एक और कला है, वो कला इसके भी आगे है। क्या? वो कला ये है कि आप ऑब्जर्वर हैं, अपने आप ही को ऑब्जर्व कर रही हैं, और आप तीसरी पोजीशन पर आती हैं। वाट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, वाई आर यू ऑब्जर्विंग, यानी कि वाई भी नहीं, एक आप ऑब्जर्वर को ही ऑब्जर्व कर रही हैं ना। अब मैं देख रहा हूं कि यार मैंने उस समय क्या ऑब्जर्व किया था, उस आदमी ने, वो उस इवेंट आई थी, और वैसे भी इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कर सकते हैं कि वो क्यों देख रहा था, वो ये इवेंट क्यों आई थी इस टाइम इस आदमी के दिमाग में, कहीं यही तो नहीं था जिम्मेदार। यानी कि यू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज एंड यू आर ऑब्जर्विंग द हाई कोर्ट जज हु इज ऑब्जर्विंग द विक्टिम और द प्रोसिक्यूटर। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। वाओ, आपने मेडिटेशन का सही मायने बता दिया। बिकॉज मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि मेडिटेशन करो, विचार शून्य हो जाएंगे, फिर आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आपने बताया। यहाँ पर एक तरह के ड्रीम होते हैं, ल्यूसिड ड्रीम। दे आर द बेस्ट ड्रीम्स वेयर मैनिफेस्टेशंस के लिए जो इंटेंशन और इंटेंसिटी क्रिएट की जाती है। क्या होते हैं ड्रीम्स? जब आप मेडिटेट करने के बाद अपनी बॉडी को किसी भी थॉट पर आपको कोई भी आपको ख्याल वो आ जाए, न्यूज़, और आप हिले ना कुछ देर के लिए, मैं कहूँ, आप मुझे कहे राम सर आपने जो पैसा कमाया था वो तो सारा बेकार हो गया, कुछ नहीं हुआ। राम सर एक भी आदमी नहीं आया इस बैच में। राम सर हमारा तो एडवर्टीजमेंट 10 लाख का हुआ था और 4 भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, अभी मैं कोई और बात कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिएगा इस समय आपने उस मेडिटेशन का फ़ायदा उठाया है। नहीं तो बहुत सारे बाबा मैंने देखे हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, किताब में लिखा है। किसी चेले ने पूछा बाबा क्या लिखा है, बच्चा इसमें लिखा है हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। चेले ने फिर पूछ लिया बाबा क्या लिखा है, उठा के मारी किताब, है ये लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए। और बाबा तू क्या कर रहा है? वी आर वाइज फॉर अदर्स, वी आर नॉट वाइज फॉर आवर सेल्स। ओनली मेडिटेटर इज वाइज फॉर हिमसेल्फ, नॉट द आम आदमी। आज तक मुझे ही अपने आप को वाइज करने का मौका नहीं मिलता। मुझे 30 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, और जो ये कहते हैं जी मैं कर रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा कि किस तरह तुम जजमेंटल कर रहे हो और कितना क्या है, वो उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। जब भी आप किसी भी थॉट को लेकर समता भाव रखते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, उससे अपने ग्लैंड्स को, जिसको आप एनर्जी चक्रा कहते हैं, उनको जब आप शांत कर चुके हैं, यह आपका जीवित अवस्था में मोक्ष की प्रक्रिया है। नहीं तो कोई भी थॉट अगर आपके ग्लैंड्स को डरा रहा है, घटा रहा है, हार्मोन्स आपके ब्लड में जा रहे हैं, तो आप कोई मोक्ष नहीं जी रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और मैं ये पूरी तरह से हो सकता है कि सुनने वाले को बुरा भी लगे, लेकिन मैं अपनी तरह से कह रहा हूँ, इला की तरफ से नहीं, और ना ही स्पीकिंग की ट्रीट है। मैंने तो इन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर को भी देख लिया कि अगर कुछ एक उनकी इवेंट ना चले ना, और या कुछ एक उनके फॉलोअर्स कम हो जाएं, तो उनको एंग्जाइटी आ जाती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि भाई तुमने अपने जीवन को ठीक कर लिया ना, बस यही काफ़ी है। तुम सारी दुनिया को ठीक करे, और अगर आप ये कह रहे हो कि आज मेरे पास क्राउड कम रहेगी, मैं वहाँ गया था और लाख लोग आने चाहिए थे और 90,000 आ गए, और आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो तुम काहे के तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मर हो, और काहे के लिए तुम दूसरे को कर रहे हो। जीवन में बिकम एन ऑब्जर्वर कि आप क्या कर रहे हो, और वहीं से आपको विजडम आ जाएगी। देखो लास्ट में सर अगर कोई टेक्निक आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ल्यूसिड ड्रीम जो रह गया है, सबसे पहले आप कुछ देर के लिए अगले रोजाना 20 मिनट निकालें। ठीक है। शाम को स्पेशली जब आप सोने जा रहे हो, आपकी परिवार सो चुका है, चुपचाप धीरे से अपने ही बेड पर बैठ जाएं, बॉडी को शांत कर दें।
यानी कि आप अपने शरीर का शिथिलीकरण कर लें, जहाँ पर पैर होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, कोई भी दशा हो, ठीक है ना। उस समय आप सिर्फ अपने अपान और प्राण के साथ जुड़ जाएं, जो भैरव विज्ञान का पहला ही हमारी श्लोक है कि आप अपने जाते हुए सांस को कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है। 20 मिनट इसके पास करें तो 20 मिनट में आपका जितना भी इंटरनल अर्थक्वेक है वो शांत हो जाएगा, जिसको आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे, जिसको आप इनर कामनेस कहते हैं। आपकी ग्लैंड्स अब शांत हो गई हैं। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी खूबसूरत वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए अब तैयार है। इससे पहले तो वो झगड़े में चल रहा है, आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहा है। जीवन में अर्थक्वेक में कभी भी मकान नहीं बनता, अर्थक्वेक में शादी नहीं होती, अर्थक्वेक में तो फेरे नहीं हो सकते। जैसे लास्ट में अगर 7वां फेरा चला तो रुक जाएगा, ठीक है ना, लोग भाग जाएंगे निकल के। तो अर्थक्वेक को शांत करना है, 20 मिनट में हो जाएगा। रोजाना करें इसे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है रोजाना। उस अर्थक्वेक को शांत करते हुए आपको इधर उधर के थॉट आएंगे, उनके साथ नहीं जुड़ना है, नहीं रुकना है, ना ही किसी थॉट के साथ जाना है। जीवन में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि शून्यता आएगी। एक बार मैं एक बहुत बड़े साधक से मिला, उन्होंने कहा कि राम सर, मैं रात शून्यता को जिया है, मैं शून्यता में रही हूँ। मैंने कहा जब आप शून्यता में थी तो आपको कैसे पता था कि शून्यता में थी आप? यानी कि एक थॉट तो फिर भी था ना कि मैं शून्यता में हूँ। मैंने कहा जब एक थॉट था तो शून्य कहाँ था? शून्यता का तो आपको पता ही नहीं चल सकता, और जैसे ही पता चल गया आप शून्यता से बाहर आ चुके हैं। गोट माई पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा तो सर ये तो सारा ही ड्रामा हो रहा फिर मेरे साथ। और मैंने कहा शून्यता को पाने के लिए अगर तुम वहां पर बैठे हुए हो तो अभी तो तुम्हारा मेडिटेशन ही नहीं शुरू हुआ, तुम तो अभी डिस्टोर्टेड वर्ल्ड में जी रहे हो कि मुझे ये मिलना चाहिए। उसके बाद जब आप इस काम को कर लें तो ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं, उनको मैं बताता हूँ। फिर आप आराम से लेट जाएं और लेट कर भी एक अवस्था को एंजॉय करें, और वो अवस्था होगी कि आपके पैर शांत हो जाएं, हाथ शांत हो जाएं। ये बड़ा मुश्किल होता है, शव आसन सबसे मुश्किल आसन है। और अचानक आप जब धीरे धीरे अपने सांसों को उसी तरह से रखें, और उस टाइम फिर आप अपने ड्रीम्स को जीना शुरू करें कि आपके सामने आपका फ्यूचर का गोल्डन हाईवे है। अगला साल आ चुका है, इस साल के इस महीने में मैं ये लाइफ जी रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा चमकता हुआ चेहरा है, ये मेरी खूबसूरत सी टोन्ड पूरी की पूरी फिजिक है। अगर कोई बीमारी है तो आप देखना शुरू करें कि वो बीमारी ठीक हो चुकी है। अगर आपके कुछ एक आइडियाज़ हैं वो पूरे हो रहे हैं, वो सेलिब्रेशन चल रहा है, और धीरे धीरे उनकी इस विजुअल्स में खोना शुरू हो जाए। अचानक आपको लगेगा कि कुछ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि यू आर देयर इन दैट जोन ऑटोमेटिकली, एंड नाउ यू गो इनटू स्लीप। ये वो मोमेंट है जब आपका 86 बिलियन न्यूरॉन इस आइडिया को लेकर आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम अब आपको इस यूनिवर्स के सिंक्रोनिसिटी यानी कि मैसेज के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। आपको नई एनर्जी आएगी और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। वाओ। हम अक्सर सर क्या करते हैं ना, हम दूसरी वाली टेक्निक से शुरू करते हैं कि लेट जाओ, विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, लेकिन वो पहली वाली सांसों को तो आराम दिया ही नहीं, विचार को तो आपने कंटिन्यूसली आने ही दिया है, सांसों पे ध्यान ही नहीं में विजुअलाइजेशन सिखा रही दुनिया। अर्थक्वेक में तो आप खड़े नहीं रह सकते। राइट। तुम्हें ये भी पता हो ना बिल्डिंग में कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी, एंटी अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक चल रहा हो तो भी यू कांट एंजॉय योर डिनर। समझ गए ना? कैसे ही करेंगे वो ऑब्वियसली। हाउ कैन यू मेक ए पिक्चर ऑफ ड्रीम्स व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द अर्थक्वेक, इनर अर्थक्वेक? सिंपल है, बहुत सिंपल है चीज़ों को करना। बिल्कुल। लास्ट में सर कुछ चीज़, अगर कोई टेक्निक या कोई सवाल ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया हो, तो प्लीज़ गो अहेड। सिंपल सी बात यह है कि जो भी आप लाइफ को जीना चाहते हैं उस 2 तरह से जिएंगे। एक, जिन चीज़ों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो कभी भी गोल नहीं बनेंगे। मैं बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ, कभी नहीं कर पाएंगे माइंड से, लेकिन मैं हेल्थ चाहता हूँ, हमेशा कर पाएंगे। तो आप अपनी आउटकम इमेज को बनाना सीखिए। आउटकम इमेज का मतलब है कि अगर मैं हेल्दी हो गया तो वो पिक्चर कैसी होगी, चेहरा कैसा होगा, मेरा चलने का ढंग कैसा होगा, मैं किन लोगों के साथ बैठा हूँगा, मैं अपने परिवार को किस खूबसूरत फ्यूचर को दे रहा हूँगा। अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं किन लोगों के साथ बैठूंगा, क्या मेरी ड्रेस सेंस होगी, मेरे कौन सा मैं म्यूज़िक सुनूंगा, किन किन जगहों पर मैं जा रहा हूँगा। अपने माइंड को इन आउटकम इमेजेस को दीजिएगा। जब मैं एक खूबसूरत पार्टनर को अट्रैक्ट करूँगा
तो मेरे पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी, कौन सी पहचान को जीऊँगा, किस किस मोमेंट को हम शेयर करेंगे, क्या क्या किताबें पढ़ेंगे, कैसे हम यूनिवर्स को या आने वाली जनरेशन को बेहतर बनाएंगे। जब आप इन इमेजेस को बनाना शुरू करते हैं तो पहली बार आपकी जो हेल्थ की इमेजेस हैं, जैसे ही वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे आपके मेंटल स्क्रीन पर, तो आपकी बीमारी की जो इमेजेस हैं वो फेड होना शुरू हो जाएंगी या धुंधली होना शुरू हो जाएंगी। जब आपके पास अमीरी की खूबसूरत इमेजेस और वहाँ पर भी दान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी इमेजेस बढ़िया बनेंगी, तो आपके पास गरीबी की इमेज बर्बाद होनी शुरू हो जाएंगी, जो होनी भी चाहिए। जब आपके पास खूबसूरत रिश्तों की इमेजेस और उन रिश्तों को निभाते हुए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप रेस्पेक्ट करें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट ना करें, उसकी आवाज़ को भी, उसकी टोन को भी, उसके एक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हुए जब आप एक खूबसूरत पीढ़ी को या लाइफ को जनरेट कर रहे होंगे, जब इनकी इमेजेस बढ़िया होंगी, तो आपके अकेलेपन का इलाज यही है। इतना सा आपको करना है। आउटकम इमेज हमारे ब्रेन के पास नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जो मुसीबत चल रही है बस वो पीछे छूट जाए। कितने दिन तक ये प्रैक्टिस करनी होगी? मैं ये कहता हूँ कि इसको आप, इसके अलावा आप कर क्या रहे हैं फिर रात भर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिन में एक बार इस मोमेंट को जरूर जिएं, नहीं तो आपको थॉट तो आने ही है। आपको दिन में 70,000 थॉट तो आने ही है। तो व्हाई डोंट यू क्रिएट एटलीस्ट 20 मिनट्स कि इस थॉट को मैं 20 मिनट के लिए अपना बना लेता हूँ, बाकी तो जमाने के थॉट तो आपको परेशान कर ही रहे हैं, तो 20 मिनट अपने साथ भी जी लो। यही तो खुद के साथ जीना है। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सारी डीप इनसाइट्स आपने शेयर कर दी आज तो इस पॉडकास्ट में, और बहुत सारी टेक्निक्स भी बता दिया। आई होप, मेरी गुजारिश है कि आप लोग एक दफ़ा अनुभव करके तो देखिए, अपना कर तो देखिए इन टेक्निक्स को, क्या पता आपकी भी लाइफ बदल जाए। थैंक यू सो मच सर जुड़ने। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।